Hello to all my dear students. Welcome to all on YouTube channel Chemistry Educator The Way of Chemistry। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQ सीरीज़ लेके आए हैं और MCQ सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। और ऐसे ही MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शॉर्टकट इफेक्ट डिफाइंस इम्परफेक्शन इन द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ। शॉर्टकट इफेक्ट जो होता है इम्परफेक्शन है, ये किसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर में पाया जाता है? सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में या प्लाज्मा में? तो ये सॉलिड का इम्परफेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं कुछ डिफेक्ट्स से रिलेटेड। डिफेक्ट्स जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स पहला होता है लाइन डिफेक्ट, दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट होता है जब हम किसी भी सॉलिड में किसी एक ही लेयर में डिफेक्ट प्रेजेंट हो, यानी कि कोई भी अदर इम्प्योरिटीज आके प्रेजेंट हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और अगर जो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? पॉइंट डिफेक्ट अगर जो किसी एक से ज़्यादा लेयर में अगर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे? वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और लाइन डिफेक्ट जो होता है फर्दर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एज डिसलोकेशन। ठीक है, किनारे से उसका एज जो है वहाँ से एटम्स का डिसलोकेट हो जाना। और दूसरा हो जाएगा स्क्यू डिसलोकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है फर्दर तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं हम कि स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट पहला आता है। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है? ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें क्या होता है? रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, वो सेम होते हैं, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर हमारे पास चार पार्ट्स में बटे हुए हैं। स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स, शॉर्टकट डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और वैकेंसी डिफेक्ट है। ये हमारे पास है इसके चार पार्ट्स। और शॉर्टकट डिफेक्ट्स हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्टकट डिफेक्ट कि शॉर्टकट डिफेक्ट कहाँ किस में पाया जाता है? तो ये सॉलिड में पाया जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट और आता है हमारे पास क्या? नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है? ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं या स्पीसीज वो क्या होते हैं? कांस्टेंट नहीं होते हैं, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स। और नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स दो तरीके के होंगे। अगर जो कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल्स होंगे या तो एग्जिट हो गए होंगे या एंटर हुए होंगे। जब एंटर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जब एग्जिट होते हैं तो हम उसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल एक्सेस जो होता है फर्दर दो तरीके के होते हैं। प्रेजेंस ऑफ अनायनिक वैकेंसी की वजह से अगर जो मेटल एक्सेस होता है तब, और हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इंटरस्टिशियल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट जो होता है फर्दर दो तरीके के होते हैं। हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसी वजह से ये कंडक्टिविटी शो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि हम क्या कहते हैं? इसमें हम 14th ग्रुप में हम 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तब हमारे पास एन टाइप बनता है। ठीक है, और पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में हमारे पास हम बोलते हैं जब हम 13th ग्रुप को डोपिंग करते हैं किसके साथ? 14th ग्रुप में, तब हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे होल्स क्रिएट होता है और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ डिफेक्ट से रिलेटेड एक व्यू था आपको। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट डिफेक्ट। देखो शॉर्टकट डिफेक्ट देखते हैं। देखो शॉर्टकट डिफेक्ट होता है क्या है? इट इज़ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस फ्रॉम द सॉलिड। किसी भी सॉलिड से इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन का रिमूवल होना वो क्या कहलाता है हमारे पास?
शॉर्टकट इफेक्ट कहलाता है। और ये फाउंड किस में होता है हमारे पास, ये पाया किस में जाता है तो हम कहेंगे आयनिक सॉलिड में ज़्यादा पाया जाता है। और ये ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड्स जो होंगे उसमें ज़्यादा पाया जाएगा। और ऐसे सॉलिड्स जिसमें क्या होते हैं डिफरेंस बिटवीन साइज और साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, उसमें क्या होता है ज़्यादा पाया जाएगा। अगर जो ऐसे सॉलिड्स होंगे जिसमें साइज ऑफ कटायन और अनायन का डिफरेंस जो होगा वो स्मॉल होगा तो उसमें ज़्यादा पाया जाएगा। और इसमें होता है कि हो क्या रहा है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं सॉलिड से, तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और इसमें क्या होगा, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं NaCl हो गया, AgBr हो गया, KBr हो गया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन। ठीक है, यूनिट सेल डायमेंशन हमें दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है और अल्फा बीटा 90 डिग्री दिया हुआ है और साथ ही साथ हमें गामा दिया हुआ है 120 डिग्री। तो ये हमें बताना है कि किसका क्रिस्टल सिस्टम है और कौन से क्रिस्टल सिस्टम का ये डायमेंशन दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही है, ये हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं आगे। देखो ये हमारे पास बात करेंगे हम ब्रीवियस लैटिस की, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रीवियस लैटिस जो होते हैं वो 14 होते हैं, 14 ब्रीवियस लैटिस होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला कि ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक हो गया होता है, और मोनोक्लिनिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, टेट्रागनल होता है, क्यूबिक होता है, ट्राइगनल होता है और हेक्सागनल होता है। ये 14 कैसे हुए, तो हम इनको गिनेंगे 1 2 3 3 4 7 7 2 9 9 3 12 12 और 2 14। ठीक है, तो ये हमारे 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। हमसे यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन हेक्सागनल। ठीक है, तो हेक्सागनल में हम देख लेते हैं डायमेंशन कि A इक्वस टू में B और B इज़ नॉट इक्वस टू में C, ये हमें डायमेंशन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इक्वस टू में बीटा इज़ 90 डिग्री और गामा क्या दिया हुआ है हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द स्पेस लैटिस ऑफ ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट का स्पेस लैटिस जो होता है कैसा होता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, हेक्सागोनल होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं हेक्सागोनल ग्रेफाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है हेक्सागोनल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 6 स्पीयर होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है 6 स्पीयर से मिलकर बना होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे हेक्सागोनल लैटिस। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, तो हम कहेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये लेयर्ड में एग्जिस्ट करता है। और ये एक तरह से अगर जो ओवरव्यू देखते हैं तो ये कैसा दिखता है हमें, ये सीट की तरह दिखता है। ठीक है, और सीट की तरह। अब हम बात करते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टिव नेचर का होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टिव नेचर का होता है। क्यों होता है कंडक्टिव नेचर का, कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होता है हर एक एटम्स पे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन सीट्स के बीच में क्या होता है, फैले हुए होते हैं, इसीलिए ये कंडक्टिव नेचर शो करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल कि SO2 SiC कार्बन यानी कि ग्रेफाइट और NaCl। तो हम कहेंगे मॉलिकुलर सॉलिड जो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलो देखते हैं मॉलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड हम कहेंगे मॉलिकुलर सॉलिड ऐसे सॉलिड्स, अ मॉलिकुलर सॉलिड इज अ सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय अ इंट्रामॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो होंगे जिनमें इंट्रामॉलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो कौन कौन से इंट्रामॉलिकुलर फोर्स होते हैं, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, या हम बोल सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्स हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे हमारे पास सॉलिड नियॉन जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -248 डिग्री सेल्सियस, और सॉलिड CO2 इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। और हो जाएगा सॉलिड H2O यानी कि आइस, नॉर्मल आइस जो होता है, हम बोल सकते हैं आयोडीन और शुगर,
ये हमारे पास थे कुछ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, और देखते हैं हम मॉलिकुलर सॉलिड्स के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो हम बोलेंगे 3 टाइप्स होते हैं इनके। और मॉलिकुलर सॉलिड कौन कौन से, तो नॉन पोलर होता है, पोलर होता है और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होते हैं। ठीक है, इनमें हम देख लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो हम देखते हैं ये सॉफ्ट होता है, नॉन पोलर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, पोलर भी सॉफ्ट होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं सॉलिड वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब ये तीनों ही ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं, ये तीनों ही ऐसे सॉलिड हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, इसका भी कम होता है लेकिन इसका कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे इसमें कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे इसमें डिस्पर्सन और लंडन फोर्स प्रेजेंट है, यानी कि हम बोलेंगे वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स को ही हम डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं या लंडन फोर्स कहते हैं। यानी कि इसमें कौन से होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन और CO2। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा और SO2 हो जाएगा, और इसमें H2O। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक चीज़ और ध्यान कर सकते हैं कि नॉन पोलर सॉलिड्स, ठीक है, जैसे हमने पढ़ रखा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर सॉलिड्स कहलाएंगे। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो हम उसे क्या कहेंगे, पोलर सॉलिड। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये HCl है, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर जो हम यहाँ पे देखते हैं आर्गन, आर्गन क्या होता है, एक नोबल गैस है, या हम कह सकते हैं इसे इनर्ट गैस कह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी, और CCl4 क्या होता है, ये एक ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम इसको नॉन पोलर सॉलिड में रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी कि हम यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ऐसे सॉलिड्स जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर जो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ओनली 3 एलिमेंट्स ही बनाते हैं। हम बोलेंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ ये बनाते हैं। जैसे हम बोलेंगे FHOH, है ना, और बनाएगा NH, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ क्रिस्टलिन सॉलिड में के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं, चेंजेस अब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, सडनली सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है जब हम उसे हीट करते हैं। हैज़ नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, डेफिनेट होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हम देखेंगे अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री इजली, आसानी से इसका जो ज्योमेट्री है वो डिफॉर्म हो जाता है, बोलेंगे नहीं, आसानी से नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हैज़ एन इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, इसका इरेगुलर नहीं होता है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नहीं इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो देखो क्रिस्टलिन सॉलिड का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, और इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है एमॉर्फस सॉलिड का। हम कहेंगे ये जो होता है रेगुलर मैनर में अरेंज होता है, यानी कि डेफिनेट शेप होता है, और ये इरेगुलर मैनर में अरेंज होता है, यानी कि इरेगुलर शेप होता है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जनरली क्रिस्टलिन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि
जैसे जैसे हम सॉलिड का डायरेक्शन चेंज करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ ही साथ चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अगर जो ये होता है एसोट्रॉपिक यानी कि अमॉर्फस क्या होता है, अगर जो हम किसी सॉलिड का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और वो हर तरह से हमें एक जैसा ही नज़र आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं, यानी कि आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स हो जाएगा। अब क्रिस्टलिन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। और एमॉर्फस सॉलिड को हम फॉल्स सॉलिड कहते हैं, सूडो सॉलिड कहते हैं, और साथ ही साथ हम उसको सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि सुपरकूल्ड लिक्विड से, सुपरकूल्ड लिक्विड जो होता है एक होता है हमारे पास ग्लास, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ग्लास। ग्लास भी सुपरकूल्ड लिक्विड है, क्यों? क्योंकि इसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए हम ग्लास को सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। अब हीट ऑफ फ्यूजन, अगला पॉइंट है हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इट्स स्टेट। किसी भी सॉलिड का सॉलिड को एनर्जी देते हैं हम तो क्या होता है वो अपना स्टेट चेंज करता है, तो जितनी एनर्जी लगती है वही होता है हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें डेफिनेट होता है और इसमें डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो 6 पॉइंट देखते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है, और इसमें क्या होता है, शार्प नहीं होता है। कभी कभी टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाने पे तुरंत ही पिघल जाएगा, कभी कभी ज़्यादा बढ़ाने पर भी नहीं पिघलता है। तो इसका क्या होता है, शार्प नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। NaCl, NaCl हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, और इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, है ना, या ओड बोल सकते हैं हम। ये भी एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलिन सॉलिड। कौन सा क्रिस्टलिन सॉलिड नहीं है, तो हम कहेंगे KCl। KCl क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड है। CaCl ये क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड है। हम देखते हैं यहाँ पे ग्लास, ग्लास क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द क्रिस्टल शोइंग फ्रैंकल डिफेक्ट। ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें इससे पहले पता होना चाहिए फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है। फ्रैंकल डिफेक्ट तो हम देखते हैं कि ऐसे सॉलिड्स जिसमें कटायंस और अनायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने एडजेसेंट वाले वॉइड्स में डिसलोकेट हो जाते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो हम इस क्रिस्टल में देखते हैं कि किसमें जो है कटायन जो है अपने एडजेसेंट वॉइड में डिसलोकेट हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ये हम पहला ऑप्शन जो होता है इसमें यहाँ का जो कटायन है वो यहाँ पे डिसलोकेट हो गया है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये होता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। चलो बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, आगे देखते हैं। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ फ्यू आयंस इन द एडजेसेंट वॉइड्स फ्रॉम देयर लेटिस साइड। यानी कि जो फ्यू आयंस जो होते हैं वो क्या होता है, डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी एडजेसेंट वॉइड्स में। यहाँ का आयंस जो है वो डिसलोकेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब जनरली कटायन जो होते हैं वो डिसलोकेट होते हैं अपनी जगह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज, ठीक है। और अगला देखते हैं कि इनमें जो कंडक्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और डेंसिटी भी सेम होती है। क्यों? क्योंकि जो ये अपने आयंस जो हैं, सॉलिड के आयंस जो हैं वो क्या हुए हैं, बाहर तो नहीं निकले हैं, है ना, एग्जिट तो नहीं हुए हैं, ये है तो सॉलिड के अंदर ही, अब एडजेसेंट वॉइड में गए हैं। तो हम कहेंगे क्या, इसमें कंडक्टेंस जो होगा वो उतना ही मेंटेन रहता है और डेंसिटी भी उतनी ही रहती है, ठीक है। तो ये कौन से सॉलिड में पाए जाते हैं, तो ये आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं जिनके पास लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायंस एंड अनायंस होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो AgCl हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, AgI हो जाएगा, और ZnO हो जाएगा, और साथ ही साथ ZnS भी होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। इनमें से कौन सा जो क्रिस्टल है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे क्या, सिलिकॉन। हमारा जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? तो हमने अभी भी पढ़ाया क्या, वो स्प्रेड आउट होते हैं बिटवीन द सीड्स। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज, डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज में मेजर बाइंडिंग फोर्स कौन सा होता है? तो वो होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और मेनली जो डायमंड है, सिलिकॉन है और क्वार्ट्ज है, किससे मिलकर बने होते हैं? तो हम कहते हैं ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और हमें पता है कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास जो है 100 ग्राम पर मोल है। ठीक है, हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर, जिसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, हैज यूनिट सेल एज, उसका एज कितना दे रखा है हमें? 400 पिकोमीटर दे रखा है। और हमें डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जेड एम अपॉन में ए क्यूब एन ए होता है। ठीक है, जेड क्या है यहाँ पे? तो हम बोलेंगे जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल। और मास क्या है? हम बोलते हैं एटॉमिक मास। और ए क्या है? ए होता है हमारे पास एज ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। और एन ए हम बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर, जो कि वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर -23। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं कितना आता है। ठीक है, देखो वैल्यू पुट करेंगे तो जेड के लिए क्या होता है बीसीसी स्ट्रक्चर में? तो 2 होता है। नंबर ऑफ एटम्स जो होता है बीसीसी में 2 होता है, 2। और मास हमें कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमें ए कितना दिया हुआ है? 400 पिकोमीटर। तो यहाँ पे हम पिकोमीटर को किस में चेंज करें? मीटर में? हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि सब में ऑप्शन में हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चेंज कर लेते हैं 400 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, 400 10 की पावर -10 है, इंटू और एन ए क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर -23। अगर जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आता है 5.19 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इतना आता है। तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू में मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल टू द मास ऑफ वॉल्यूम ये हो जाएगा। और मास ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जेड एम अपॉन में एक एन ए। ठीक है, ये होता है हमारे पास एटॉमिक मास। और साथ ही साथ क्या होता है? जेड, यानी कि पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा? जेड एम अपॉन में ए क्यूब एन ए, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना ये भी कि जेड जो होता है वो एससीसी के लिए कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, बीसीसी के लिए कितना होता है? तो ये 2 होता है। जेड जो होता है 4, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एफसीसी में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। Na2O में सोडियम का हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। तो ये कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, देख लेते हैं हम सोडियम Na2O का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास Na2O का स्ट्रक्चर, Na2O का स्ट्रक्चर जो होता है वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। और एक इसमें एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में ये Na जो होता है वो फर्दर 4 अदर नेगेटिव आयन से, यानी कि ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 8 पॉजिटिव, यानी कि 8 सोडियम आयन से घिरा हुआ होता है। तो हमसे पूछा गया है हमसे सोडियम का पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितना हो जाएगा? 4। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अगर जो हमसे पूछा गया होता कि ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो हम बोलते 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए
सब्सटेंस इन अ सॉलिड स्टेट, इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि फेवर करता है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, लोएस्ट टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा फेवर करता है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, क्यों? तो हम कहते हैं अगर जो किसी भी सब्सटेंस का अगर जो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर होगा, तो हम कहेंगे इसमें मॉलिक्यूलर मोशन जो होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, डिक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगा, पार्टिकल्स जो होंगे पास पास आएंगे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम कहेंगे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी, तो वो एक तरह से सॉलिड बनता चला जाता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो लो टेम्परेचर फेवर कर रहा है किसमें, सॉलिड स्टेट में आने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ जेड इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, जेड क्या नंबर ऑफ एटम्स है इन द यूनिट सेल, दैट रिप्रेजेंट्स द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस ABC, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू। तो हमसे पूछ रहा है क्या ABC अरेंजमेंट है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले ABC जो सीक्वेंस है कौन सा पैकिंग शो करता है, तो ये हमें पता है कि ये CCP शो करता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग शो करता है ऐसा सीक्वेंस। ठीक है, तो CCP में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू क्या होती है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर जो किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्पेस जो होंगे, अगर जो n होते हैं यानी कि मान लो z होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 2z हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम आगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखते हैं हम। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि 4 स्पेयर से सराउंडेड होते हैं, 4 स्पेयर से घिरे हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है टेट्राहेड्रल वर्ड्स और रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स और रेडियस ऑफ स्पेयर के बीच में। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो 0.525 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ स्पेयर के। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा होगा क्या, इफ़ द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, अगर जो n है किसी भी सॉलिड में क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर जो है n है, ठीक है, तो उसमें टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। ठीक है, और इसके हम पोजीशन देख लेते हैं, तो कहाँ पे होते हैं पोजीशन, तो 2 वॉइड्स होते हैं ऑन ईच डायगोनल, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि ऐसे वर्ड्स जो कि 6 स्पेयर से सराउंडेड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और रेडियस ऑफ स्पेयर के बीच में रिलेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इफ द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज n, अगर जो n है क्लोज पैक स्ट्रक्चर की वैल्यू, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होगा क्या होगा, वो भी n होगा, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू द एज ऑफ सेंटर और बॉडी सेंटर, यानी कि ये 2 जगह प्रेजेंट होते हैं, एक एज सेंटर पे और एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर जो कोई पूछे कि भाई टोटल किसी सॉलिड में टोटल वर्ड्स कितने होते हैं, तो कितने होंगे, वो 3n होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।